हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो ग्रोइंग अप एज लर्नर या अधिगमकर्ता विकास की सब्जेक्ट की 6th वीडियो है। इससे पहली 5 वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि वीडियो अपलोड होते ही आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं और PDF के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो देखिए, PDF अगर आपको PDF से ही पढ़ना है तो इससे बेटर है कि आप बुक से पढ़ लीजिए, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे, जो PDF है वहाँ पर आपको मेन पॉइंट शो किए जाएंगे, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे उन मेन पॉइंट की डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज कैसे मिलेगी? वीडियो में यही मटेरियल रहेगा, PDF में यही मटेरियल रहेगा जो आपको वीडियो में मिल रहा है, बाकी उसकी डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी। तो वीडियो देखने के साथ साथ आपको एक नोटबुक लेके बैठना है और साथ में नोट्स बनाने हैं। जो भी अलग से डिटेल्स बताई जाती हैं वो भी आपको लिखनी है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए बताई जाती हैं। और वीडियो दोनों मीडियम में रहती है, इंग्लिश और हिंदी, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो ही आप इस तरह से समझ पाएंगे जैसे आप कॉलेज में जाकर पढ़ाई करते हैं। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो ये देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे कॉलेज में तो ये सब्जेक्ट है ही नहीं। तो देखिए, इसके अलग अलग नाम हैं, सब्जेक्ट ये सारे एक हैं, जैसे ग्रोइंग अप एज लर्नर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, एंड लर्निंग एंड टीचिंग। ये तीनों एक ही सब्जेक्ट हैं। थोड़ी थोड़ी इनमें डिफरेंसेस आपको इनकी यूनिट्स में मिल सकते हैं, बाकी टॉपिक आपको सब सेम ही पढ़ने होते हैं। हिंदी में अधिगमकर्ता का विकास, बाल विकास और अभिवृद्धि, अधिगम एवं शिक्षा, और 1-2 नाम और भी हो सकते हैं। तो चलिए देखिए, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा व्यवस्था किस तरह होती है, और फिर हम सृजनात्मक बालक के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो राष्ट्र की एक अमूल्य निधि होते हैं, अतः इसकी योग्यता का विकास करने के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपको लिखना है। ऐसे बालकों का विकास करने के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे बालकों का बाल्यावस्था में ही चयन कर बुद्धि एवं निष्पत्ति परीक्षणों के द्वारा उनको अपनी प्रतिभा निखारने का पूरा अवसर देना चाहिए। ओके, अब यहाँ से देखिए आप, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण के प्रमुख उपागम। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा एक आसान कार्य नहीं है, क्योंकि यह संख्या में कम होते हैं। इस तरह के बालक संख्या में कम होते हैं, इनको इंग्लिश में गिफ्टेड चाइल्ड भी बोलते हैं। अभी आगे इंग्लिश मीडियम में भी आएगा ये। और समूह विजातीय होते हैं, अतः पूरे समूह पर किसी एक प्रणाली को लागू करना कठिन कार्य है। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण के प्रमुख 3 उपागम हैं, इनको मत लिखिएगा आप। त्वरण, समृद्धिकरण और विशिष्ट कक्षाएं। त्वरण, इसमें प्रतिभाशाली बालकों को उनकी शारीरिक आयु की अपेक्षा मानसिक आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। यानी कि उनका जो IQ लेवल होता है वो अपनी आयु से ज़्यादा बच्चों जितना होता है, तो उनको उसी के अकॉर्डिंग उनको विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा 1st क्लास जितनी उसकी एज है, लेकिन वो जानता 5th क्लास वाले स्टूडेंट जितना उसको नॉलेज है, तो उसको 5th क्लास में प्रवेश दे दिया जाता है। ऐसे बालकों को विद्यालय में शीघ्र प्रवेश दिया जाता है। हाउसन के अनुसार ऐसे बालक 8वीं कक्षा या उसके बाद अच्छी प्रगति दिखाते हैं। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए। समृद्धिकरण, समृद्धिकरण का तात्पर्य है कि नियमित कक्षाओं में दिए जाने वाले पाठ्यक्रम में शैक्षिक अनुभव अधिक देकर उसे समृद्ध बनाया जाना। प्रतिभाशाली बालकों के समुचित विकास के लिए पाठ्यक्रम इतना कठिन होना चाहिए कि उसे पढ़ना बालक के लिए एक चुनौतीपूर्ण हो। तो ऐसे बालकों के लिए जो पाठ्यक्रम होता है, जो सिलेबस होता है, जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो थोड़ी सी हार्ड बनानी चाहिए, ताकि वो उन्हें थोड़ी चैलेंजिंग लगे, क्योंकि अपने से जो इजी बुक्स हैं वो तो उनको बहुत ईजीली समझ में आ जाती हैं। विशिष्ट कक्षाएं इनको प्रदान की जानी चाहिए। इनमें सामान्य बालकों में ही विशेष कक्षाएं आयोजित कर विशेष रूप से नियोजित पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता है।
विशिष्ट कक्षाएं उनको दी जाती हैं, जिसमें उनको अलग तरह का पाठ्यक्रम दिया जाता है पढ़ने के लिए। विशिष्ट प्रतिभावान व्यक्तियों को बुलाकर उनके अनुभवों से छात्रों को लाभान्वित कराया जाता है। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है ताकि इनको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, इनको काफ़ी बेनिफिट मिले। इनके अलावा और भी व्यवस्था की जाती है, जैसे कक्षोन्नति करना यानी कि प्रमोशन करना। अब इनके जो डिटेल्स है मैं बोलूँगी और आपको लिखते जाना है। कक्षोन्नति करना, तो कक्षोन्नति में लिखिए आप, कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे बालकों की एक वर्ष में 2 बार कक्षोन्नति करनी चाहिए। मतलब एक वर्ष में उसको 2 बार प्रमोशन देना चाहिए अगली क्लास में। इससे बालक में उत्साह बढ़ता है और समय की बचत होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत शिक्षण। ऐसे बच्चों को व्यक्तिगत शिक्षण देना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक उच्च मानसिक क्षमता के कारण स्वयं ही अलग अलग विषयों का अध्ययन करना प्रारंभ कर देता है। अध्यापक को ऐसे बालकों की प्रखरता को समझते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से अलग तथा कठिन कार्य भी देना चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें आपने इनकी डिटेल्स पढ़ ली हैं। अब ये 6th देखिए आप, सर्वांगीण विकास पर बल देना। तो प्रतिभाशाली बालकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना आवश्यक है, तो उनका मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास के लिए सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं। पाठ्य वस्तु का विस्तार। इनकी जो सिलेबस होता है, इनकी जो टेक्स्ट बुक होती है, इनका सिलेबस होता है, उसमें थोड़ा सा विस्तार करना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है सामान्य बालकों के मुकाबले, तो ऐसे बालकों को शिक्षा प्रदान करते समय पाठ्य वस्तु में गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन करते रहना चाहिए। मतलब थोड़ी सी क्वालिटीज़ में चेंजेस करते रहना चाहिए साधारण बच्चों के मुकाबले। अब आगे देखिए, अब इसी को आप इंग्लिश में समझिए। मेजर अप्रोच टू टीचिंग टैलेंटेड चिल्ड्रन। टैलेंटेड की जगह आप यहाँ पर गिफ्टेड भी लिख सकते हैं। एजुकेशन ऑफ टैलेंटेड चिल्ड्रन इज नॉट एन ईजी टास्क एज इट इज़ लेस इन नंबर एंड द ग्रुप इज़ हिट्रोजीनस। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि ऐसे बच्चे बहुत ही कम होते हैं, नंबर में बहुत कम होते हैं। हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट एनी वन सिस्टम ऑन द होल ग्रुप। तो एक सिस्टम पूरी जाति पर अप्लाई करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो 3 अप्रोचेज़ हैं टैलेंटेड चिल्ड्रन की शिक्षा व्यवस्था करने के लिए। पहली है एक्सिलरेशन। इन दिस talented children are admitted on the basis of their mental age relative to their physical age। तो उनकी मेंटल एज को प्रेफर किया जाता है उनकी फिजिकल एज के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने अभी बताया, जितनी उनकी एज होती है उसके अकॉर्डिंग उनको एडमिशन, उन जो साधारण बच्चे होते हैं उनके मुकाबले उनको एडमिशन पहले प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि उनका IQ लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सच चिल्ड्रन आर गिवन अर्ली एडमिशन इन द स्कूल अकॉर्डिंग टू हॉसन। सच बॉयज़, यहाँ पर आप गर्ल्स भी लिखेंगे, शो बेटर प्रोग्रेस इन क्लास 8th और ऑनवर्ड्स। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो क्लास 8th या उसके बाद अच्छी गति दिखाते हैं पढ़ाई लिखाई में। एनरिचमेंट मीन्स टू एनरिच इट बाय गिविंग मोर एजुकेशनल एक्सपीरियंस इन द सिलेबस। तो इसका मतलब यही है कि समृद्धिकरण। मैंने आपको अगर हिंदी में समझना है तो आप बैक जा सकते हैं इसमें। तो इनके जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए जो कि इनको चैलेंजिंग लगे, इनको थोड़ा सा कठिन लगे। अपने एज के बच्चे जो इनके साथ के जो बच्चे पढ़ते हैं उससे ज़्यादा इनको थोड़ा सा हार्ड मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए। स्पेशलाइज्ड क्लासेस, फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टैलेंटेड चिल्ड्रन द करिकुलम शुड बी सो डिफ़िकल्ट दैट स्टडिंग इट कैन बी चैलेंज फॉर द चाइल्ड। तो इनका जो पाठ्यक्रम होता है वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए जो इनको चैलेंजिंग लगे और उसके साथ ये अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। इनको विशेष क्लासेस प्रोवाइड करनी चाहिए। इन दीज स्पेशल क्लासेस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रेजेंटिंग स्पेशल क्लासेस इन जनरल स्कूल्स ओनली। तो इनके लिए अलग स्कूल व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ पर सिर्फ इसी तरह के बच्चे पढ़ाई करते हों। स्पेशल टैलेंटेड पर्सन्स आर कॉल्ड
एंड स्टूडेंट्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। तो इनको पढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए जो ऑलरेडी टैलेंटेड पर्सन्स हैं, ताकि इन बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और कुछ व्यवस्थाएं हैं जैसे और अलग अरेंजमेंट्स, प्रमोट दैम टू अदर क्लासेस। ओके, इनको एक बार मतलब अलग क्लासेस में, आगे वाली क्लासेस में जल्दी प्रमोट कर देना चाहिए। इंडिविजुअल टीचिंग, इनको अलग से पढ़ाना चाहिए, इनको इंडिविजुअल टीचिंग, तो टीचर को इनको अलग से पढ़ाना चाहिए इस तरह के बच्चों को। और कुछ कठिन कार्य भी देने चाहिए जो उनके लिए चैलेंजिंग हो। एम्फेसिस ऑन ऑलराउंड डेवलपमेंट, ऐसे बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वालिटेटिव एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट बुक और करिकुलम भी लिख सकते हैं आप यहाँ। There should be qualitative extension of curriculum for talented or gifted childs, okay, because their IQ level is very high, so teacher should teach them according to their IQ levels, okay। तो ये हमने इनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखिए प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्रतिभाशाली बालकों को विज्ञान एवं दर्शन की शिक्षा देने की वकालत की है। ये डेफिनेशंस जिन्होंने प्रोवाइड की है ये भी आपको लिखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आते हैं, या फिर आप अपना जो ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी होती है, उसके बाद आप अपनी बाकी की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हॉब्सन ने बताया कि प्रतिभाशाली बालकों को किंडरगार्टन कक्षाओं में सामान्य बालकों की अपेक्षा कम आयु में ही प्रवेश दे देना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण व्यवस्था निम्नलिखित ढंग से की जा सकती है। इंग्लिश में देखिए, प्लेटो इन हिज बुक रिपब्लिक एडवाइज टू टीच साइंस एंड रिसर्च टू द गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिपब्लिक किसकी बुक है, तो आप क्या लिखेंगे, प्लेटो। हॉब्सन, गिफ्टेड चिल्ड्रन शुड बी एडमिटेड इनटू किंडरगार्टन क्लासेस एट एन अर्ली एज देन नॉर्मल चिल्ड्रन। अब आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्रिएटिव चाइल्ड के बारे में, यानी कि सृजनात्मक बालक के बारे में। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन देखिए आप, creativity is the ability to see things in a new way, to see problems that no one else may realize exist, and then come up with new, unique and effective solution to these problems. Standard intelligence test measure convergent thinking, the ability to come up with single correct answer, but creativity involves divergent thinking, the ability to come up with new and unusual. हिंदी में देखिए, रचनात्मक चीज़ों को एक नए तरीके से देखने की क्षमता है। रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, चीज़ों को एक नए तरीके से देखने की क्षमता है उन समस्याओं को देखने के लिए जो किसी और को महसूस नहीं हो सकती, और फिर इन समस्याओं के लिए अद्वितीय और प्रभावी समाधान के साथ आते हैं। मानक खुफिया परीक्षण अभिसारी सोच को मापते हैं, एक सही उत्तर के साथ आने की क्षमता, लेकिन रचनात्मकता में अलग अलग सोच शामिल है, नए और असामान्य उत्तरों के साथ आने की क्षमता। तो रचनात्मकता ये होती है कि हर चीज़ों को, इस तरह के जो बालक होते हैं वो हर चीज़ों को अलग देखते हैं, उनका माइंड क्रिएटिव होता है, वो कुछ ना कुछ उसमें क्रिएटिविटी सोचते हैं, नई इमेजिनेशन करते हैं, कभी कभी ऐसी इमेजिनेशन भी करते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं हो पाती। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, द क्रिएटिव प्रोसेस इज एनी प्रोसेस बाय विच समथिंग न्यू इज प्रोड्यूस्ड, जिसमें कुछ नया प्रोड्यूस होता है, एंड आइडिया और एन ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग अ न्यू फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओल्ड एलिमेंट्स। द न्यू क्रिएशन मस्ट कंट्रीब्यूट टू द सॉल्यूशन ऑफ सम पीपल्स। रचनात्मक प्रक्रिया किसी भी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया लिखना है आपको, ऐसी प्रक्रिया है
जिसके द्वारा कुछ नया उत्पन्न होता है। तो क्रिएटिविटी यही होती है, कुछ नया प्रोड्यूस करना। और विचार या एक वस्तु जिसमें एक नया रूप या पुराने तत्वों की व्यवस्था शामिल है। नई रचनाओं को कुछ समस्या के समाधान में योगदान देना चाहिए। तो ये तो हो गई डेफिनेशन क्रिएटिविटी की, तो आपको लिख लेनी है हिंदी और इंग्लिश में। जब भी आप क्रिएटिविटी या क्रिएटिव चाइल्ड के बारे में लिखेंगे तो पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी होंगी। अब आगे देखिए, सृजनात्मक बालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड। तो देखिए, जो सृजनात्मक बालक होते हैं इनका एक मौलिक गुण होता है सृजनात्मकता, इसलिए इनको सृजनात्मक बालक कहा जाता है या फिर क्रिएटिव चाइल्ड कहा जाता है। इनके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ज़रूर पाई जाती है। इसका मतलब है कि वस्तु का निर्माण करना, नवीन विचार देना, नवीनतम अनुसंधान करना आदि से जाना जाता है। ओके, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता का अर्थ साहसिक चिंतन, नवीन अनुभव, रूढ़िवादिता से हटकर नए कार्य पर चलना आदि बताया है। अब हम सृजनात्मक बालक कितने तरह के होते हैं उसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, साहित्यिक सृजनात्मकता, साहित्यिक मतलब लिटरेरी क्रिएटिविटी। तो ये किस तरह की क्रिएटिविटी होती है? कहानी, कविता, गीत, लेखन। तो इस प्रकार की सृजनात्मकता कहाँ पाई जाती है? कहानियों में, कविता में, गीत में, लेखन में। तो ये क्रिएटिविटी होती है, इन्होंने कुछ अलग तरह का ये लिखते हैं जो कि बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता है सभी के द्वारा। इंग्लिश में आप लिखेंगे रिटन एक्सप्रेशन। इस तरह की क्रिएटिविटी रिटन एक्सप्रेशन में पाई जाती है, जैसे पोएम, म्यूज़िक, ETC। दूसरा है संगीतात्मक सृजनात्मकता, यानी कि म्यूज़िकल क्रिएटिविटी। तो ये किस में पाई जाती है? नई धुन, संगीत व लय की झलक। तो इनके अंदर क्या क्रिएटिविटी होती है? कोई नई धुन बनाने की, इनमें संगीत व लय की झलक पाई जाती है। जैसे बहुत ही अर्ली एज में हम देख लेते हैं कि छोटे से बच्चा बहुत ही अच्छा गीत गाने लगता है कि उसने बहुत ही अच्छी धुन बनाई है। तो ये सब क्रिएटिव चाइल्ड के ही लक्षण होते हैं। इंग्लिश में आपको लिख लेंगे न्यू ट्यून, ग्लिम्स ऑफ रिदम इन म्यूज़िक। थर्ड है कलात्मक सृजनात्मकता, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। तो ये इसमें क्या पाया जाता है? इस तरह की सृजनात्मकता में नई कला की झलक पाई जाती है। तो इसमें नई कला की झलक जो होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है, ग्लिम्स ऑफ न्यू आर्ट। शैक्षिक सृजनात्मकता यानी कि एजुकेशनल क्रिएटिविटी, इसमें शिक्षा में नए प्रयास, नए विचार। तो ये किस में पाई जाती हैं? जो शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड उनके अंदर नए विचार आते हैं। तो इस तरह की सृजनात्मकता में शिक्षा में किए जाने वाले नए प्रयास, कुछ नया करना, तो इस तरह की क्रिएटिविटी पाई जाती है। एक्सेप्शनल एफर्ट्स इन एजुकेशन। आगे देखिए, औद्योगिक सृजनात्मकता या फिर इंडस्ट्रियल क्रिएटिविटी, नया कार्य व नया उद्योग का विचार। तो इस तरह की सृजनात्मकता कहाँ पाई जाती है? कोई नए कार्य में, नए उद्योग में, थॉट्स ऑफ न्यू वर्क और इंडस्ट्री। वैज्ञानिक सृजनात्मकता यानी कि साइंटिफिक क्रिएटिविटी, ये कहाँ पाई जाती है? नए प्रयोगों में, नए एक्सपेरिमेंट्स, नए शोध जो होते हैं, रिसर्च होती हैं, इन न्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च। तकनीकी सृजनात्मकता, नए कार्य व तकनीकी में, न्यू टेक्निकल क्रिएटिविटी, न्यू वर्क एंड टेक्निक्स। तो इस तरह की सृजनात्मकता, इस तरह की क्रिएटिविटी कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर नए कार्य होते हैं, नई टेक्निक्स आपको दिखाई देती हैं। तो ये सब इस तरह की क्रिएटिविटी होती हैं। तो इस तरह से पर्सन को बांटा गया है सृजनात्मकता में। अब हम आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो क्रिएटिव चाइल्ड जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड या फिर सृजनात्मक बालक की विशेषताएं। तो इंग्लिश में देखेंगे हम ब्रेव, कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। तो इस तरह के बच्चे बहुत ही साहसी होते हैं। स्व निर्णय लेने की क्षमता, उनके अंदर अपने आप निर्णय लेने की क्षमता
होती है। इनको आप थोड़ा सा एलोब्रेट करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि बालक अत्यंत साहसी होते हैं। ऐसे बालक साहसिक कार्यों को करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं तथा उनके अंदर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता होती है। लेकिन आप इस तरह पॉइंट्स में लिख देंगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरफ्लो विद आइडियाज़ मैनी ऑफ विच विल नेवर बी डेवलप्ड। विचारों में अधिकता, इनके विचार बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, जिनमें से कई कभी विकसित भी नहीं होंगे। तो ये ऐसे थॉट्स भी इनके अंदर आ जाते हैं जो कभी भी डेवलप नहीं होने वाले। तो इसी को क्रिएटिविटी कहते हैं, कुछ अलग सोचना। प्लेज विद आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स। इस तरह के जो छात्र होते हैं वो आइडियाज़ और कंसेप्ट्स के साथ खेलते हैं, विचारों और अवधारणाओं के साथ खेलते हैं। उनको ये कोई कठिन कार्य नहीं लगता, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं और ऊपर से अपने भी थॉट्स उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। तो इनके अंदर इस तरह की क्रिएटिविटी पाई जाती है क्रिएटिव चाइल्ड्स के अंदर। तो ये विशेषता हो गई इनकी। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ ऑल्सो अ मेन क्वालिटी। तो इनकी एक मेन क्वालिटी और होती है जो है आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। इनके अंदर ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ये किसी और पर निर्भर नहीं रहते, ये अपने खुद पर निर्भर रहते हैं। तो ये इस तरह के जो छात्र होते हैं, छात्र या छात्राएं होते हैं, वो खुद अपना काम करते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं रहते, खुद डिसीजंस लेते हैं और इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, आत्मविश्वास बहुत ही ज़्यादा होता है। ये किसी भी काम को करते हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अर्ली एज में ही बहुत अच्छी स्पीच देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, वो बिल्कुल एक लीडर की तरह स्पीच देना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही अर्ली एज में अच्छा डांस करना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो स्टेज पर जाते हुए झिझकते नहीं हैं। तो ये सब क्रिएटिव चाइल्ड के लक्षण होते हैं। तो देखिए ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी अलग तरह की होती है, कुछ ना कुछ इनमें एक्सेप्शन ज़रूर होता है। तो ये हो गई इनकी कैरेक्टरिस्टिक। आगे देखिए, सेंसिटिव एंड इमोशनल। इस तरह के छात्र या छात्राएं संवेदनशील और संवेगात्मक होते हैं, ये थोड़े से इमोशनल भी होते हैं। सिक्स्थ क्वालिटी देखिए, प्रिफर्स द कंपनी ऑफ क्रिएटिव पीयर्स बट ऑफन वर्क्स अलोन। इस तरह के बच्चे रचनात्मक साथियों के साथ को प्राथमिकता देते हैं, वो ऐसे छात्रों के साथ ज़्यादा रहते हैं जो उनकी तरह ही टैलेंटेड होते हैं, पर अक्सर अकेले काम करते हैं। लेकिन काम अकेले करते हैं, रहते टैलेंटेड पर्सन्स के साथ हैं, चाहे वो उनसे बड़ी एज के हों, लेकिन अब काम अकेले करते हैं, किसी के साथ काम नहीं करते हैं। इस तरह की क्वालिटी भी देखने को मिलती है। इज़ एन इन्वेंटर एंड आइडिया जनरेटर। तो इस तरह के बच्चे आविष्कारक होते हैं, कुछ ना कुछ ये नया आविष्कार करते रहते हैं। जैसे कि कुछ मशीन बना दी इन्होंने, कुछ ऐसी चीज़ बना दी, जैसे हम सुनते हैं कि इस बच्चे ने इस तरह की मशीन बनाई है, इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये क्रिएटिव चाइल्ड्स ही होते हैं और विचार उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो ये आइडिया जनरेटर होते हैं, ये अपने मन से तुरंत कोई ना कोई आइडिया जनरेट करते रहते हैं कि इस काम को ऐसे किया जा सकता है और ऐसे किया जा सकता है। इडियोसिंक्रेटिक, ये थोड़े विशेष स्वभाव के होते हैं, ये साधारण बच्चों के मुकाबले इनका स्वभाव थोड़ा सा विशेष होता है। उनमें से क्या क्या हो सकता है, हठी होना, मतलब जिद्दी टाइप के हो सकते हैं, ये डरपोक हो सकते हैं, या फिर दृढ़ प्रतिज्ञा, मतलब किसी चीज़ को का संकल्प कर लेने वाले होते हैं। तो इनमें कोई भी विशेष स्वभाव पाया जा सकता है, ये नहीं है कि इनमें अच्छी क्वालिटीज़ ही पाई जाती है, इनके अंदर बुरी क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं, इसीलिए ये एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं। नेवर फिनिश्ड विद पॉसिबिलिटीज़, संभावनाओं के साथ कभी ख़त्म नहीं होता या फिर होते। तो ये संभावनाओं के साथ कभी चीज़ों को ख़त्म नहीं करते हैं, यानी कि कभी होप नहीं छोड़ते हैं किसी काम को, ये पॉसिबिलिटीज़ के साथ नहीं लेते कि इसमें बस इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ है, इससे आगे इस चीज़ को नहीं किया जा सकता। ये और कुछ ना कुछ आइडिया जनरेट करते हैं, ट्राई करते हैं, उस चीज़ को सक्सेसफुल बनाते हैं।
फिर आगे देखिए क्यूरियस, इस तरह के बच्चे क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। तो क्यूरियस मीनिंग इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट पीपल और थिंग्स अराउंड, तो ये अपने आसपास के लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहते हैं। किसी भी तरह की, मतलब ये इस तरह के जो बच्चे होते हैं ये क्वेश्चंस बहुत करते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं। अगर इनको किसी क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है तो ये उस पर भी क्वेश्चन करते हैं, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। लॉजिकल एंड रेशनल क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड बाय देम, इनके द्वारा पूछे गए प्रश्न हमेशा तर्कपूर्ण और विवेक युक्त होते हैं। ये हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं जो बहुत ही बुद्धिमानी वाले प्रश्न होते हैं, बहुत बार जिनका जवाब टीचर्स भी प्रोवाइड नहीं कर पाते, पेरेंट्स भी प्रोवाइड नहीं कर पाते। ये मतलब इस तरह के सवाल पूछते हैं जो बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं, बहुत ही तर्कपूर्ण होते हैं, जिनको सोच समझ के उनका जवाब देना पड़ता है। नेवर सप्रेस देयर थॉट्स, ये कभी भी अपने विचारों का दमन नहीं करते हैं, कभी अपने विचारों को दबाते नहीं हैं। इनके अंदर कोई थॉट्स होते हैं तो ये तुरंत बाहर निकालते हैं। कभी कभी ये टीचर से भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि जो इनके साथी होते हैं वो इनकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, टीचर्स भी इन पर हंसते हैं, लेकिन इनके सवाल थोड़े से हाई लेवल के होते हैं। कभी कभी वो सवाल बेमतलब के होते हैं और कभी कभी वो तर्कपूर्ण होते हैं, और मोस्टली वे सवाल तर्कपूर्ण ही होते हैं। तो ये भी क्वालिटी होती है क्रिएटिव चाइल्ड की। आगे देखिए, तो वो अभी जो हमने पढ़ा कि सृजनात्मकता, तो वो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि सृजनात्मकता क्या होती है, सृजनात्मकता का वर्गीकरण किस तरह किया गया है, और सृजनात्मक बालकों की विशेषता क्या होती है। तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर ये तीनों क्वेश्चन आपको एक साथ दे दिए जा सकते हैं। अगर एक साथ दे दिए गए हैं तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, अगर अलग अलग दिए हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में वो आते हैं। तो आप किसी भी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये देखिए वैयक्तिक भिन्नताओं को दूर करने के उपाय। तो हमने सभी तरह के बालक पढ़ लिए हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड्स जो होते हैं हमने सबके बारे में पढ़ लिया है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इस तरह के डिफरेंसेस को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर भी एक क्वेश्चन आता है, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है, जिस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और फिर ये क्वेश्चन आ सकता है साथ में ही कि आप इनको दूर कैसे करेंगे। तो रेमेडीज टू रिड्यूस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो वैयक्तिक भिन्नताओं को दूर करने के लिए क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा का प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में लिखिए देयर शुड बी प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर क्रिएटिव चाइल्ड, प्लानिंग ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मोटिवेट सच स्टूडेंट्स टूवर्ड्स पॉजिटिव बिहेवियर। ओके, हिंदी में लिखिए कक्षा प्रबंधन, विभिन्नताओं को दूर करने के लिए शिक्षकों को सर्वप्रथम कक्षा का उचित प्रबंधन करना चाहिए, शिक्षण विधि एवं दायित्वों का नियोजन करना चाहिए, ऐसे छात्रों को सकारात्मक व्यवहार की ओर प्रेरित करना चाहिए। ये आपको नोट डाउन करना है इनकी डिटेल्स, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग उसमें आ जाता है तो फिर आपको इनकी डिटेल्स भी लिखनी होंगी, नहीं तो आप सिर्फ पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो दूसरा है ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू मेरिट, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू मेरिट। तो लिखिए IQ लेवल ऑफ सम स्टूडेंट्स आर हायर देन अदर स्टूडेंट्स, सो डिवाइडिंग सच चिल्ड्रन इनटू ग्रुप्स, इन बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहिए। दीज ग्रुप्स आर हेल्पफुल इन एडजस्टिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब आप हिंदी में लिखिए योग्यता के अनुसार समूहीकरण, कक्षा में कुछ बच्चों का बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा होता है जबकि कुछ का कम होता है, ऐसे बालकों को समान समूहों में विभाजित करना चाहिए। ये समूह व्यक्तिगत विभिन्नता के समायोजन में सहायक हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए प्रमोशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम,
प्रमोशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम। तो इंग्लिश वाले लिखिए, द सिलेबस शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच अ वे सो दैट दोज स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली एंड डिवाइड द सिलेबस इंटू स्मॉल चैप्टर्स एंड द कोर्स मटेरियल या फिर स्टडी मटेरियल शुड बी फुल ऑफ इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव इवेंट्स। ओके, अब हिंदी में देखिए, पाठ्यक्रम का संवर्धन एवं संशोधन। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, पाठ्यक्रम को इस तरह से तैयार करना चाहिए ताकि उन बच्चों को समझने में आसानी हो। पाठ्यक्रम को, कौन से बच्चों को, सृजनात्मक बालक को। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे अध्यायों में विभाजित करना चाहिए। सॉरी, क्रिएटिव नहीं, एक्सेप्शनल चाइल्ड होगा। शुरू से लिखिए आप, पाठ्यक्रम को इस तरह से तैयार करना चाहिए ताकि उन बच्चों को समझने में आसानी हो। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे अध्यायों में विभाजित करना चाहिए तथा पाठ्य सामग्री रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक घटनाओं से युक्त होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट देखिए, चेंज इन टीचिंग मेथड्स। तो चेंज इन टीचिंग मेथड्स में आप इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, तो इसमें लिखिए, टीचर्स शुड अडॉप्टेड न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग इन प्लेस ऑफ ओल्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग। हिंदी मीडियम वाले लिखिए, शिक्षकों को, तो हिंदी मीडियम में हो जाएगा शिक्षण विधियों में परिवर्तन। शिक्षकों को क्या करना चाहिए, पुरानी शिक्षण विधियों के स्थान पर नई विधियों को अपनाना चाहिए। तो ये चार रेमेडीज़ हो गई। आगे देखिए, रेमेडियल क्लासेस या फिर उपचारात्मक कक्षाएं। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, तो लिखिए, अरेंजमेंट्स ऑफ रेमेडियल क्लासेस कैन बी मेड फॉर स्लो लर्नर्स, देयर स्पेशल नीड्स कैन बी मेट विद सिंपैथी। अब हिंदी मीडियम वाले लिखिए, मंद सीखने वाले बालकों की उपचारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था उनके लिए की जा सकती है। उनकी विशेष आवश्यकताओं को सहानुभूति से पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रोविजन फॉर स्लो लर्नर्स। तो देखिए, इसमें रेमेडियल क्लासेस वाला ही आप लिख सकते हैं, तो ये दोनों में सेम चीज़ें आप लिख सकते हैं। काउंसलिंग, परामर्श, तो इनकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए, हाँ, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, देयर शुड बी प्रॉपर काउंसलिंग फॉर जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स, यानी कि किशोर अपराधी जो होते हैं, हु आर प्रैक्टिसिंग एंटी सोशल बिहेवियर। हिंदी वाले लिखिए, परामर्श, किशोर अपराधियों जो असामाजिक व्यवहार करते हैं या फिर असामाजिक व्यवहार करने वालों के लिए उचित परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। आगे देखिए, रेगुलर वर्क। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, सच स्टूडेंट शुड बी गिवन रेगुलर टास्क एंड दीज टास्क शुड बी डन इन सच अ वे that it should consist of questions so that the learner can answer those questions, slow learner can answer those questions very easily। अब हिंदी वाले लिखिए, ऐसे छात्रों को, तो देखिए, ऐसे छात्रों को नियमित कार्य दिया जाना चाहिए तथा इन कार्यों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि उसमें प्रश्नों का समावेश हो ताकि मंद सीखने वाले एवं आशा से कम सीखने वाले उन प्रश्नों का उत्तर अत्यंत सरलता से दे सके। तो रेगुलर वर्क देना चाहिए और इस तरह का काम देना चाहिए कि जो स्लो लर्नर हैं वो भी उसको इजीली सीख सकें। नेक्स्ट देखिए, मीटिंग्स। तो मीटिंग्स में इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, टीचर्स, पेरेंट्स एंड टीचर मीटिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम so that the problems of children can be brought so they can be resolved appropriately। ओके, अब हिंदी मीडियम वाले लिखिए, समय समय पर शिक्षक एवं अभिभावक बैठकों का आयोजन करना चाहिए ताकि बच्चों की समस्याओं को सामने लाया जा सके और उनका उचित समाधान किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड्स। तो
तो मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड्स में इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, प्रोविज़न शुड बी मेड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड रिवार्ड्स फॉर बैकवर्ड एंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन so that they can move forward gaining their lost self confidence। फिर से लिखिए, provision should be made to provide different types of incentives and rewards for backward and retarded children so that they can move forward gaining his lost self confidence। अब हिंदी मीडियम वाले लिखिए, पिछड़े एवं मंद बुद्धि प्रोत्साहन एवं पुरस्कार। पिछड़े एवं मंदबुद्धि बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन एवं पुरस्कार प्रदान करने वाले प्रावधान बनाने चाहिए ताकि वे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास प्राप्त कर आगे बढ़ सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, कल से यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।